अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत ने जो हम लोगों को यहाँ पे बुलाया है, हज़रत का मकसद ही है कि कौम के अंदर और समाज के अंदर तालीमी बेदारी कैसे पैदा की जाए। ख़ास करके जो अपने कौम की बात है, कौम में अभी तालीमी बेदारी की बहुत कमी है, जिसको देखते हुए हज़रत ने एक सिलसिला शुरू किया है कि हर गांव, हर कस्बा, हर एरिया में जाके किसी दिन 10th से के अंदर जो बच्चे या बच्चियां पढ़ रही हैं या पढ़ रहे हैं, उनके लिए तालीमी बेदारी का कुछ प्रोग्राम रखा जाए जिससे उन लोगों को फ़ायदा हो। उसी कड़ी में आज हज़रत का हम लोगों को हज़रत ने बताया कि आप लोगों को चलना है और बताना। इससे पहले हम लोग वहाँ पे हज़रत का जो गांव है वहाँ पे आज से 15-20 रोज़ पहले संडे को इस तरह का प्रोग्राम कर चुके हैं और यह दूसरा प्रोग्राम है और ऐसे ही चलते रहेगा। छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे कस्बे में हम लोग जा कर के इसको फैलाएंगे और लोगों के बीच बात रखेंगे, स्टूडेंट्स के बीच, तलबा के बीच। तो हमारा जो आज का मकसद है यहाँ जमा होने का, वो सब लोगों को मालूम है कि तालीमी बेदारी कैसे पैदा की जाए अपने समाज में, अपने मुआशरे में। उसके लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। पर सबसे पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हज़रत ने बुलाया था कि 5th से ऊपर जो भी बच्चे या बच्चियाँ पढ़ रही हैं उनको आना है। तो 9th में कितने बच्चे हैं अभी यहाँ पे जो मौजूद हैं? उनमें से 9th में, 8th में, 7th में, अच्छा, और बाकी लोग उससे नीचे हैं। सबसे पहले क्या है, पढ़ने का हम लोगों का जो मकसद है उसको जानना है कि कोई भी तालीम अगर हम लोग एजुकेशन हासिल करते हैं उसका मकसद क्या होता है। तालीम और एजुकेशन, एजुकेट होने का मतलब क्या होता है? एजुकेट होने का मतलब ही है बेदार होना, समझना, अंडरस्टैंड करना कि हमें जो भी उसमें सिलेबस दिया गया हो, जो भी करिकुलम दिया गया हो, उसको हम अच्छे अच्छे से जानें, समझें और उसकी मीनिंग को समझें और जो आगे चल के हमें काम आए। कि जिस भी क्लास में है, 4th में है, 5th में है, 6th में है, 7th में है, 8th में है, उसमें जो भी सिलेबस दिया गया हो, जो भी सब्जेक्ट आपको मिला हो, जिसको आपको पढ़ने के लिए दिया गया हो, चाहे वो प्राइवेट स्कूल में कहीं पढ़ते हो, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हो, कि जो भी सब्जेक्ट्स हमको दिया गया हो असरी तालीम में, दीनी तालीम तो आप यहाँ पे मदरसे में, मकतब में लेते ही हैं और लेना ही चाहिए। ये जरूरी है, ये मैंडेटरी है, क्योंकि जिंदगी जीने के लिए आपको दीनी तालीम की ज्यादा जरूरत है। दुनियावी तालीम से बहुत ज्यादा है। तो अभी का जो जमाना है उसमें रोजगार की तरफ इसको देखा गया है कि दुनियावी तालीम या असरी तालीम से रोजगार की तरफ लोग ज्यादा जाते हैं। और दीनी तालीम जो है उसका मकसद है कि हमें अपनी जिंदगी को कैसे गुजारना है, इस दुनिया में कैसे रहना है और कैसे अपनी जिंदगी अच्छे से गुजारना है, किसके साथ कैसा सलूक करना है, किससे कैसे बिहेव करना है। इस मकसद में तभी हम कामयाब हो पाएंगे जब हमें अच्छे से दीनी तालीम मिलेगी। तो दीनी तालीम तो हमें लेना ही लेना है। उसके बाद जब हम दीनी तालीम मुकम्मल कर लेंगे और जब असरी तालीम की तरफ आएंगे, या साथ में ही अगर करेंगे असरी तालीम, तो असरी तालीम में जिस भी आप क्लास में हो, जिस भी दर्जे में हो, चाहे वो 2nd में हो, 3rd में हो, 4th में हो, 5th क्लास में हो, यहां तक कि 10th तक में भी हो, जो भी सब्जेक्ट आपको दिया गया है उसकी तैयारी और उसको इस तरह हमें पढ़ना है कि उसका कोई सिलेबस का एक भी चीज, एक भी टॉपिक, एक भी ऐसा ये ना हो पॉइंट जो हमें पता ना हो। तो पहला तो हमें अपना मकसद ये बनाना चाहिए कि जो भी सब्जेक्ट हमको दिया गया है उसको हम अच्छे से पढ़ें, समझें, ताकि आगे हमें दुश्वारी का सामना करना ना पड़े। अब दुश्वारी का सामना करने का मकसद मेरा कहने का यह है कि आप देखते होंगे
कि जब बच्चे बच्चियां पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद पता क्या चला कि 10th भी पास कर गए, 12th भी पास कर गए, ग्रेजुएशन भी पास कर गए, ग्रेजुएट भी हो गए, पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लिया, पीएचडी भी आपने कर लिया, लेकिन करने के बाद पता यह चला कि हमारा मकसद था क्या था वो हमें पता ही नहीं है। और हम लोग ये सोचने लगे कि भाई अब हमने पीएचडी कर लिया है, ग्रेजुएट हो गए हैं, ग्रेजुएशन कर लिया है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है, फिर भी हमें अपनी जिंदगी के मकसद के बारे में पता ही नहीं चल रहा है। तो ये जो कमी किस वजह से आती है, ये वही है बेसिक एजुकेशन, जो हम 5th 6th 7th 8th 9th 10th क्लासेस में ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, और जो भी सब्जेक्ट हमें दिया जाता है उसको नहीं पढ़ने के बुनियाद पे हमें इस तरह की दुश्वारी का सामना 10th के बाद करना पड़ता है। अगर हम अभी 5th क्लास में, 6th क्लास में, 7th क्लास में, 8th क्लास में, 9th क्लास में, 10th क्लास में अच्छे से अपनी पढ़ाई करेंगे और अच्छे से सारे टॉपिक को कवर करेंगे और उसको अच्छे से जानेंगे, उसकी नॉलेज लेंगे, तो हमें परेशानी नहीं होगी। कभी कभी सुनते होंगे कि ये जो सवाल आपसे पूछा जा रहा है ये 5th क्लास का ही है, और कोई 12th का बच्चा है उसको पता नहीं है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि 5th क्लास में उस क्वेश्चन को, उस चीज को, उस नॉलेज को दिया गया है, लेकिन चूंकि आपने पढ़ा नहीं, तो 12th क्लास में जब कहीं पे आपसे वो क्वेश्चन पूछा गया तो आपको उसका आंसर पता ही नहीं है, उसका जवाब पता ही नहीं है। जो सवाल आपसे किया गया तो उस सवाल का जवाब हमें पता ही नहीं होता है। तो ये इससे नुकसान क्या होगा कि जब पता ही नहीं है तो उससे आपके लेवल का पता चल जाता है लोगों को कि इस बच्चे ने किस तरह से पढ़ाई की है। अब आइए, दुनिया में अगर हमें सक्सेस हासिल करना है, कामयाबी हासिल करनी है, तो उसके लिए शुरू से इब्तदाई तालीम जो हम लोग ले रहे हैं असरी तालीम में, उसमें हमें कैसे कामयाबी मिलेगी अगर अच्छे से हम लोग पढ़ते हैं, इसका एग्जाम्पल थोड़ा समझिए। अगर हम 5th क्लास में या 10th क्लास के अंडर 6th में, 7th में, सारे क्लासेस में अगर अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस देंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से नॉलेज हासिल करेंगे, तो हमें सारे टॉपिक का नॉलेज होगा। जब नॉलेज होगा तो उसके अकॉर्डिंग जब हमारा एग्जाम होगा या हमसे सवाल पूछे जाएंगे इम्तिहानात में, तो हम उसका अच्छे से जवाब दे पाएंगे। जब अच्छे से जवाब देंगे तो कोई ऐसा एग्जाम है जिसमें अगर अच्छे से हम जवाब देंगे तो उसमें हमें अच्छा नंबर ना आए? ऐसा कोई है एग्जाम जिसमें अगर हम अच्छे से एग्जाम देंगे, पढ़ कर देंगे, सोच समझ कर देंगे और अच्छे से उसमें उसका जवाब अगर हम देंगे तो उसमें हमको फेल कर दिया जाए, अच्छा नंबर ना आए? ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा तो कहीं नहीं होता है। तो अगर हम 10th क्लास तक अच्छे से पढ़ करके एग्जाम देंगे, इम्तिहान देंगे, तो हमारा 10th क्लास में जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स है वो कितना रहेगा? 90+ रहेगा। 100% जो एग्जाम, जितने का भी एग्जाम होता है, 500 का, 400 का, 600 का, जिस भी पैटर्न का, सारे बोर्ड्स का अलग अलग है। अगर हम जैसे अगर बिहार बोर्ड की अगर हम बात करते हैं तो 500 का अगर एग्जाम है 10th में, तो उसमें 500 में 400+ तो जरूर आएगा, 450+ तो जरूर आएगा। ऐसा है ना? अगर हम अच्छे से पढ़ेंगे तो इसका फायदा हमको क्या मिलेगा कि जब हमारा नंबर बहुत अच्छा होगा तो फिर जब हम 11th क्लास में आगे पढ़ने के लिए जाएंगे, कहीं भी, किसी भी कॉलेज में, किसी भी +2 स्कूल में, तो हमारे मन के मुताबिक जो स्कूल होगा, जो कॉलेज होगा, जहां हम फॉर्म फिल करेंगे एडमिशन के लिए, वहां हमारा एडमिशन हो जाएगा। दूसरा, एक तो ये हो गया जहां पे नंबर बेसिस पे एडमिशन अगर होता है 11-12 में। दूसरा, अगर ऐसा भी कोई कॉलेज या स्कूल या +2 या हाई स्कूल ऐसा भी है जहां, जैसे सर अभी बता रहे थे कि जामिया मिलिया, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, ये सब में भी 11th और 12th कराया जाता है, तो वहां अगर हम जाना चाहते हैं, वहां से अपनी तालीम को पूरा करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या, परसेंटेज तो है ही, परसेंटेज के अलावा हमें क्या है, नॉलेज होना चाहिए।
10th लेवल तक जो भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे, वहां तो 7th 9th में भी एडमिशन होता है, तो जिस लेवल पे हमें एडमिशन लेना है उस लेवल पे अगर हमें अच्छे से जानकारी होगी, अच्छे से पढ़े होंगे हम, तो वहां का जब एग्जाम हम देंगे एडमिशन के लिए, तो हमारा क्या होगा, रिजल्ट अच्छा होगा, हमारा रिजल्ट अच्छा होगा, हमारा सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन होने के बाद वहां एडमिशन जब हो जाएगा तो हम वहां से फिर तालीम हासिल करेंगे। बाकी सब्जेक्ट्स पे ध्यान नहीं दिया जाता है, टीचर्स भी ध्यान नहीं देते और बच्चों को भी ये पता नहीं है कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इससे हम आगे हमारे परसेंटेज पे, हमारे रिजल्ट पे क्या फर्क पड़ेगा, और वो पढ़ते जाते हैं। इससे क्या होता है, सिर्फ 3 सब्जेक्ट में हम अच्छा करते हैं, पता क्या चला जब एग्जाम हम देते हैं, जब रिजल्ट आता है तो 3 सब्जेक्ट में अच्छा नंबर आता है और बाकी सब्जेक्ट में अच्छा नंबर नहीं आता है। फिर क्या होगा, परसेंटेज अच्छा नहीं होगा तो आगे दुश्वारी होगी। तो इसीलिए हमें जो भी सब्जेक्ट दिया गया है, सारे सब्जेक्ट का पढ़ने का और करिकुलम बनाने का मकसद होता है कि बच्चे का जो दिमाग है उसको हम कैसे इंप्रूव करें, कैसे बढ़ाए और सोचने के पावर को कैसे बढ़ाए, उसके अकॉर्डिंग सिलेबस बनाया जाता है। तो 10th लेवल पर पहले तो हमें यह ध्यान देना है, जो भी सब्जेक्ट दिया गया है, खास करके मैथमेटिक्स है, साइंस है, अंग्रेजी है या सोशल साइंस है, सारे सब्जेक्ट को हमें ऐसे पढ़ना है नॉलेज भी हो अच्छा, और दूसरा हमें जब एग्जामिनेशन दे तो उसमें परसेंटेज भी अच्छा है। ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ रट लिए, रट करके वहां एग्जाम दे दिए, अच्छा नंबर आ गया, पता चला मुझे कुछ आता ही नहीं है। ऐसा भी होता है, कुछ बच्चे जो सिर्फ रटने की कोशिश करते, रटना नहीं है, किसी भी सब्जेक्ट को समझना है। पहले थोड़ी दुश्वारी ये होती थी पढ़ने में कि इंटरनेट का इतना अच्छा जमाना नहीं था, किसी के हाथ में मोबाइल, हम लोगों के जमाने में मोबाइल नहीं हुआ करता था, तो हम लोग पूरी तरह डिपेंड होते थे अपने टीचर्स और उस्ताद के ऊपर। अब तो वो भी जमाना नहीं है, अब तो अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहे तो पढ़ने वाले को कोई रोक नहीं सकता। दुनिया में कोई ऐसा बंदा नहीं है या कोई ऐसी चीज नहीं है जो किसी को पढ़ने से रोक ले। क्योंकि पहले तो सिर्फ टीचर्स या मेंटर होते थे, वही गाइड करते थे, उसके अकॉर्डिंग पता। अब तो वैसा है नहीं, अब इंटरनेट का जमाना है, आप अगर चाहें तो ब्राउजर पे या यूट्यूब पे कोई भी टॉपिक अगर खोलेंगे, जो भी सब्जेक्ट से आपको पढ़ना है, आसानी से और हर लैंग्वेज में आ रहा है। अगर किसी को उर्दू में जानना है तो उर्दू में भी आ रहा है उस सब्जेक्ट की जानकारी, अगर अंग्रेजी में जानना है तो अंग्रेजी में भी आ रहा है, अगर हिंदी में है हिंदी में भी आ रहा है। तो हम अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ेंगे। पहला कि 10th क्लास में हमें वही है, सारे बच्चों को एक जैसा मार्क्स ला करके सबको टॉप करना है। जिस भी स्कूल में पढ़ते हो, जब हम 10th का एग्जाम दे तो हमें यह मकसद बनाना है कि हमें किसी हाल में अच्छे से मेहनत करके, पढ़ करके, कंसंट्रेशन बना करके हमें अच्छा नंबर लाना है। जब हम अच्छा नंबर ले आएंगे 10th में, तो 10th के बाद जब हम एडमिशन लेने जाएंगे तो हमारा सबसे पहला तो हमने बताया कि अच्छे कॉलेज और अच्छे इंस्टीट्यूट में 11th में, 12th में या किसी भी कोर्स को करने के लिए हम जाएंगे तो अच्छे जगह हमारा एडमिशन होगा और हम अच्छा कर सकते हैं। अब क्या है, 10th के बाद एक्चुअल जो अपने यहां पढ़ाई जो की जा रही है, 10th तक तो सिर्फ ये है कि हमें एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया कि 10th कम से कम पास करना है, उसके बाद ही आप कोई भी कोर्स कर सकते हैं। या जैसे अगर आपको एक पासपोर्ट भी अगर बनाना है और अपने आप को पढ़ा लिखा साबित करना है तो उसके लिए कम से कम 10th पास करना होगा। 10th तो एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एजुकेशनल क्राइटेरिया है कि इतना कम से कम अगर आप करेंगे तो आप पढ़े लिखे में आपका शुमार होगा। अगर नहीं पढ़े, 10th अगर पास नहीं किए तो पढ़े लिखे में आपका शुमार कहीं नहीं होगा। तो पहला तो हमको 10th में अच्छे से पढ़ाई करके जितना अच्छा हो सके परसेंटेज लाना है, कोशिश करिए 90+ हम लोग लेकर के आए। अब क्या है, 10th करने के बाद हमारा रास्ता खुलता है कि हमें कहां जाना और कैसे जाना और किस तरह अपनी पढ़ाई को आगे पूरा करना है और दुनियावी एतबार से हमें कामयाब होना है। अब जब हम उधर जाएंगे, उधर की तरफ अगर हम देखना शुरू करते हैं कि 10th के बाद हमें क्या करना है, तो पहला तो सबसे पहला मकसद जो पहले भी सर कह चुके हैं कि हमें यह देखना है कि 10th के बाद हमारा इंटरेस्ट किस तरफ है, हम करना क्या चाहते हैं, हमें अपनी जिंदगी को कैसे गुजारना है, किस एनवायरनमेंट में हमें रहना है, अपनी जिंदगी को कैसा बनाना है।
कौन सा स्किल मेरे अंदर में अच्छा है, किस चीज में हमें, किस काम को करने में हमें अच्छा लगता है, उसके अकॉर्डिंग आपको डिसीजन लेना है कि हमें आगे करना क्या है। 10th करने के बाद हम लोगों को यह सोचना है कि आगे हमारा इंटरेस्ट क्या है, हमें किस तरफ, कौन से चीज में हम कौन सी पढ़ाई करें जहां हमारी जिंदगी अच्छी हो सकती है, या किस पढ़ाई में हमें अच्छा मन लगेगा, या पढ़ाई करेंगे तो इसमें हम अच्छा कर सकते हैं। ये सब डिसाइड खुद ही आपको करना है। अगर आपसे नहीं होता है तो रहनुमाई के लिए जो भी पढ़े लिखे लोग हैं आसपास आपके समाज में, जैसे यहाँ पे मुफ्ती आफ्ताब गाजी साहब हैं, इनसे भी आप पूछें, इनके पास भी असरी तालीम का बहुत अच्छा नॉलेज है। हम लोग जब पहली बार हजरत से मिले तो हमें यह लग रहा था कि हजरत को सिर्फ दीनी तालीम का ही नॉलेज होगा, सिर्फ दीनी तालीम के ही बारे में हम लोगों से बात करेंगे। लेकिन जब मिलने के बाद लगभग 2-2.5 साल हो गया हम लोगों को मिले हुए हजरत से, पता यह चला कि दीनी के अलावा असरी तालीम भी इनकी बहुत अच्छी है और बहुत सारे स्किल हैं। हजरत के पास बहुत सारे स्किल है और सीखते भी बहुत अच्छा है। इससे क्यों, कैसे हुआ? क्योंकि ये दीनी तालीम को इतने अच्छे से मुकम्मल किए हैं, इतना अच्छा माइंड इनका शार्प हो गया है कि किसी भी तालीम को हासिल करने में इनको परेशानी। अभी अगर हजरत के पास जो डिग्री है उसके अकॉर्डिंग अभी पीएचडी कर सकते हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐसी है कि हजरत अगर चाहें तो असली तालीम में पीएचडी का भी ऑफर आता है। तो बहुत सारे स्कूल को हजरत ने सीखा भी है। जैसे वीडियो एडिटिंग की बात करें, हम लोगों को अभी तक अच्छे से नहीं आता। ग्राफिक डिजाइनिंग की बात करें, कंप्यूटर ऑपरेटिंग की बात करें, जो भी है वो हजरत को बहुत अच्छा आता, हम लोगों को अभी नहीं आता। तो कहने का मकसद ये है कि अगर हम चाहें तो अपने आप को कहीं भी अच्छा कर सकते हैं और किसी भी प्लेटफॉर्म पे कहीं भी रह करके किसी भी सिचुएशन में, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो, हम अच्छा कर सकते हैं। अब जो यहां आने का हम लोगों का मकसद ये है कि 10th के बाद मेन जो इम्तिहान का दौर आता है वो 10th के बाद आता है। बच्चे भटक जाते हैं कि 10th के बाद हमें करना क्या चाहिए। सबसे पहले तो यह है कि हमें, हमारा जो अपना मुआसरा है, इस मुआसरे में 10th के बाद खास करके बच्चियों को, चूंकि आप लोग यहाँ पे अभी ज्यादा हैं, 10th के बाद तो ज्यादातर लोग पढ़ने ही नहीं देते। अपना जो समाज है इसमें 10th के बाद तो पढ़ने के लिए आगे बढ़ने ही नहीं देते। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि पढ़ने क्यों नहीं देते, इसकी भी तो कोई बात होगी या कोई ऐसा रीजन होगा जिसकी वजह से नहीं पढ़ने देते। ये भी तो है, गार्जियन को कुछ डर लगा रहता होगा, कुछ प्रॉब्लम रहता होगा, इसलिए। तो 10th के बाद हमें क्या करना है उसको अगर हम तय करना चाहें, और जब हम डिसाइड कर ले कि हमें, जैसे एज फॉर एग्जाम्पल किसी को अगर टीचिंग में, पढ़ाने में अच्छा मन लगता हो, किसी भी बच्चे या बच्चियों को अगर पढ़ाने में अच्छा मन लगता हो कि हम अच्छा पढ़ा सकते हैं, तो 10th के बाद उसका रास्ता खुला हुआ है कि कैसे हमको पढ़ाने में आगे बढ़ना है और किस तरह हमको लेक्चरशिप में जाना है और कैसे हम टीचिंग में जा सकते हैं। तो उसका रास्ता कैसे खुलेगा ये थोड़ा आप लोग समझ लीजिए। अगर हमको टीचिंग में जाना है तो टीचिंग के लिए क्या है कि हमें टीचिंग की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। तो ट्रेनिंग लेने के लिए 2-4 कोर्स तो आपको पहले, उससे पहले करना है। तो करना क्या है, 10th अगर करते हैं, अगर आपके माइंड में आ गया कि हमें टीचिंग ही करना है, तो 10th के बाद आपको 12th करना होगा। जिस भी सब्जेक्ट में आपको टीचिंग करना होगा, अगर आप चाहते हैं कि हमें आर्ट्स में करना हो, साइंस में करना हो, कॉमर्स में करना हो, वो सब्जेक्ट आप चूज करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप 12 करेंगे। फिर वही बात रिपीट कर रहे हैं कि 12 भी जब करेंगे, जब टीचिंग में ही जाना है, 12 भी करेंगे, तो 12 में भी हम यही ध्यान रखेंगे कि जो भी सब्जेक्ट हमको मिला है पढ़ने, जिस सब्जेक्ट में हमें इंटरेस्ट है, उसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। एक एक टॉपिक और एक एक सब्जेक्ट के एक एक बारीकी को समझेंगे और उसके अकॉर्डिंग फिर हम जब इम्तिहान देंगे तो 12 में मेरा अच्छा रिजल्ट आएगा। अब 12 जब हमारा हो जाएगा अच्छे परसेंटेज के साथ और अच्छा नंबर हमारा अगर 12 में आ जाता है इम्तिहान में, फिर कहां होता है, अब हमें है कि टीचिंग में जाना। अब जो जिसको आगे टीचिंग में जाना है, तुरंत अगर जॉब करना है कि हमें तुरंत चाहिए टीचिंग में जॉब, उसके लिए क्या है
कि 12 के बाद आप डीएलएड कर सकते हैं। डीएलएड के बारे में जानते हैं आप लोग? नहीं जानते। तो 12 के बाद क्या है कि डीएलएड करेंगे। तो डीएलएड के लिए क्या रास्ता खुलता है? अगर आपका 12 में अच्छा हायर परसेंटेज होगा, 90 प्लस होगा, 85 प्लस होगा, 80 प्लस होगा, तो अभी तक जो बिहार में चलते आ रहा है डीएलएड में एडमिशन, वो परसेंटेज बेसिस पे होता है। जिसका अच्छा परसेंटेज होगा, 80 प्लस होगा, उसका डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है। तो वहां पे क्या है कि आपको पढ़ने के लिए गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, जहां आपको कोई खर्च भी नहीं पड़ेगा, आप फ्री में पढ़ सकते हैं। जब आप फ्री में कब पढ़ेंगे? जब आपका 12 में रिजल्ट अच्छा होगा, 80 प्लस 90 प्लस मार्क्स होगा, तो आपको सबसे पहले अपॉर्चुनिटी, सबसे पहला मौका यह मिलेगा कि डीएलएड आप फ्री में कर सकते हैं। और वही अगर आपका परसेंटेज अच्छा नहीं हुआ, फिर क्या होगा कि कहीं अगर प्राइवेट कॉलेज में अगर आप डीएलएड में एडमिशन कराते हैं, तो उसके लिए आपको अच्छा खासा रकम खर्च करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे 12 की तैयारी अच्छे से कर लेंगे, तब अगर डीएलएड के लिए हम अगर जाएंगे एडमिशन लेने, परसेंटेज बेसिस पे भी होगा फिर भी, और एंट्रेंस दे करके भी होगा फिर भी, हमें गवर्नमेंट कॉलेज या अच्छा कॉलेज बिना पैसे के कैसे मिलेगा? जब हमारी तैयारी अच्छी होगी, फिर हम एंट्रेंस देंगे, एग्जाम देंगे, पास कर जाएंगे। पास करने के बाद हमारा डीएलएड में एडमिशन होगा। फिर डीएलएड में हम क्या करेंगे कि डीएलएड जब पढ़ेंगे तो डीएलएड को भी 2 साल का कोर्स है। उस 2 साल के कोर्स को भी हम ऐसे अच्छे से पढ़ेंगे, सारे टॉपिक को, सारे सब्जेक्ट को जो हमें दिया गया है, ताकि हमें आगे भी परेशानी नहीं। अल्टीमेटली तो मकसद यही है ना कि हमको जॉब करना है। टीचिंग का मतलब यह है कि कहीं जॉब करना, यही है ना। जब नौकरी करना है तो नौकरी के लिए तो इम्तिहान देना पड़ेगा। तो जब 12 ये डीएलएड अगर हम कर लेते हैं, तो डीएलएड करने के बाद जब उसमें भी अच्छा रिजल्ट आएगा, फिर हमें क्या करना है? सीटीईटी, एसटीईटी का एग्जाम होता है बिहार में, उसको क्वालिफाई करेंगे, उसको पास करेंगे। अच्छे से पास कब करेंगे? जब डीएलएड अच्छे से पढ़े जाएंगे, तो फिर हमको कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं, फिर से हम ये पास कर जाएंगे, सीटीईटी, एसटीईटी। और जब सीटीईटी, एसटीईटी पास कर जाएंगे, फिर हमको बीपीएससी का एग्जाम देना है। फिर बीपीएससी भी अगर सारा चीज अगर शुरू से मजबूती के साथ अगर हम रखेंगे और पढ़ेंगे अच्छे से, तो हमारा कोई भी मरहला पर हमको नाकामयाबी नहीं मिलेगी, कामयाब होते चले जाएंगे। तो फिर क्या होगा? हम लोग बीपीएससी का एग्जाम देंगे, जो टीचिंग के लिए स्टार्ट हुआ। पहले तो डायरेक्ट भी होता था, सीटीईटी, एसटीईटी करने के बाद हो जाता था, अब तो बीपीएससी आ गया है। तो बीपीएससी जब हम एग्जाम देंगे, उसका टीचिंग का वैकेंसी आएगा, आराम से हमारा सिलेक्शन होगा। कहीं ना कहीं हम क्या होगा, सरकारी कॉलेज में, सरकारी स्कूल में, सरकारी यूनिवर्सिटी में हम प्लेस्ड हो जाएंगे और अच्छे से वहां टीचिंग करेंगे। तो जब कैसे करेंगे आप तो देख लिए, कैसे हमने बताया कि जैसे शुरू से लेके उस मकसद, जब तक हमको, जैसे हमारा मकसद था टीचिंग करना, तो कैसे हम शुरू से 10th पास किए, 12 पास किए, फिर उसके बाद क्या किए? डीएलएड पास किए, सीटीईटी, एसटीईटी किए, फिर बीपीएससी किया। बीपीएससी करने के बाद हमें कामयाबी मिल गई। तो हमारा मकसद क्या था? टीचर बनना। तो इस तरह हमको कामयाबी मिली। इसी तरह अगर हमको, हमारा मकसद है कि डीएलएड नहीं, हमको अगर डीएलएड में जो अगर करते हैं हम, तो 10th के अंदर ही हमको टीचर बनना है। 8th क्लास तक ही टीचर बनते हैं हम डीएलएड के थ्रू। अब तो आगे आके 5th तक ही करना है। अगर हमको फिर करना है कि नहीं, हमको कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ाना है, +2 स्कूल में पढ़ाना है, तो डीएलएड के फिर क्या करेंगे हम लोग? 10th करेंगे, 10th के बाद 12 करेंगे, 12 करने के बाद क्या करेंगे? फिर ग्रेजुएशन करेंगे। ग्रेजुएशन करेंगे, ग्रेजुएशन करने के बाद फिर बीएड करेंगे, जो 2 साल का होता है। फिर वही सीटीईटी, एसटीईटी, उसके बाद फिर आप बीपीएससी करें, बीपीएससी के बाद फिर सिलेक्शन होगा। मतलब मकसद ये है कि जो भी हम करेंगे, अगर टीचिंग लाइन में जाना है हमको, तो पढ़ना तो हमें पड़ेगा ही और सीखना पड़ेगा ही। शुरू से हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे और सीखेंगे, तभी कामयाबी। अगर हमको सरकारी नौकरी में जाना है, और टीचिंग का हम जिक्र इसलिए ज्यादा कर रहे हैं क्योंकि बच्चियों की तादाद यहाँ ज्यादा है और बच्चियों का इंटरेस्ट ज्यादा टीचिंग में होता है, और टीचिंग का माहौल भी अभी तक बहुत अच्छा है, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप टीचिंग की तरफ जाएंगे तो कुछ है नहीं, सीधा आप तैयारी करेंगे अच्छे से, और जब आपका सिलेक्शन होगा कहीं ना कहीं स्कूल में, आसपास में, कॉलेज में, वहां स्टूडेंट को पढ़ाना है और घर आना है।
और कोई वैसा है नहीं कोई माहौल, तो सबसे अच्छा तो टीचिंग का ही जॉब है, अगर जॉब करना चाहते हैं तो। ठीक है, उसके अलावा अगर आप टीचिंग के अलावा दूसरे फील्ड में जाना चाहते हैं, जैसे बच्चियों में ज्यादा है कि मेडिकल कोर्सेस में, ऐसा सर बता रहे थे पहले भी कि जैसे पैरामेडिकल में अगर हमें जाना है, फिर वही मकसद है, पहले तो 10th हमको करना ही है। 10th करने के बाद अगर हम पैरामेडिकल की तरफ जाना चाहते हैं या नर्सिंग की तरफ मेडिकल कोर्सेस में जाना चाहते हैं, तो फिर हमको क्या करना होगा, 12 करना होगा। 12 में क्या लेना पड़ेगा, बायोलॉजी लेना पड़ेगा, और बायोलॉजी लेकर के हम पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद फिर उसको अच्छे से तैयारी करेंगे ताकि हमारा सारा सब्जेक्ट अच्छा हो और हमारी तैयारी अच्छी हो। जब हम इम्तिहान दें तो अच्छे से अच्छा मार्क्स आए और अच्छा से हम लोग पास करें। फिर हमारा उसमें जब अच्छा मार्क्स आ जाएगा, अच्छा परसेंटेज आ जाएगा, फिर क्या है, अगर हम फिर रास्ता हमारा ये खुलता है कि अगर पैरामेडिकल में भी अगर हमारे पास, हमारा बताने का ये मकसद है, अच्छे से अगर तैयारी करेंगे तो आपको पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बहुत लोग जो कहते हैं कि नहीं पढ़ने के लिए हमें पैसा ही चाहिए, पैसा ही सिर्फ नहीं चाहिए, बिना पैसे के भी आप पढ़ सकते हैं। बस सिर्फ ये ध्यान रखना है कि हमें पढ़ना है और पढ़ने में हमें कहीं कोताही नहीं बरतनी है। अगर हम कोताही नहीं बरतेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, तो पैसा कहीं भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा आगे आपको कामयाबी हासिल करने में। तो जब अगर हम पैरामेडिकल की तरफ भी अगर हम जाते हैं तो सबसे पहले क्या है, 10th करना ही है। 10th के बाद 12th में हमको क्या करना, बायोलॉजी लेकर के पढ़ना है। अब जब बायोलॉजी लेकर के पढ़ेंगे और अच्छे से उसकी तैयारी करेंगे, अच्छा मार्क्स होगा, फिर क्या है कि कई तरह के रास्ते फिर खुलेंगे। खुलने का मकसद यह है कि अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में जाना चाहते हैं जहां की ट्रेनिंग करने में हमको कोई भी पैसा नहीं लगे, तो उसके लिए फिर हमको एंट्रेंस देना होगा। तो 12 लेवल पर फिर क्या है, 12 पास करने के बाद हमें बिहार, जैसे बिहार में अगर हमें करना है तो बिहार लेवल का पैरामेडिकल का भी एंट्रेंस एग्जाम होता है, नर्सिंग का भी होता है। आप जिसमें जाना चाहें उसका एग्जाम देंगे। जब एग्जाम देंगे फिर आप उसमें कामयाब होइए, उसमें तैयारी करिए, एंट्रेंस दे करके जब पास कर जाएंगे तो आपका आसानी से फिर पैरामेडिकल में एडमिशन होगा। पैरामेडिकल में क्या है, 12 लेवल में जैसे सर बता रहे थे कि ये बैचलर कोर्सेस भी है और डिप्लोमा कोर्सेस भी है। डिप्लोमा कोर्स क्या है, 2 साल का होता है। कोई बच्ची अगर चाहती है कि हमको पैरामेडिकल में भी जल्दी कामयाब होना है तो वो 2 साल का डिप्लोमा कोर्स कर लेगी। कोई कहती है कि नहीं हमको अच्छा अफसर बनना है, उसमें तो हमको ग्रेजुएशन कोर्स करना है, तो पैरामेडिकल में ग्रेजुएट कोर्स करेंगे। तो डिप्लोमा कोर्सेस में जैसे बता रहे थे सर कि MLT होता है, तो डिप्लोमा क्या है, DMLT पहला कोर्स होता है जो मेडिकल लैब टेक्नीशियन कहते हैं जिसको, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। 2 साल का कोर्स है। इसमें एडमिशन लेंगे तो जैसे आप लोग देखते होंगे कि जब बीमार पड़ते होंगे तो बीमार पड़ने के बाद जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर पहले आपसे पूछता है कि आपको होता क्या है, हो क्या रहा है। तो अपनी परेशानी बताएंगे कि हमें फीवर आ रहा है या हमको तकलीफ है, दर्द है। तो सबसे पहला क्या करता है डॉक्टर, क्या कहता है, थोड़ा दवा लिख देता है और कहता है कि आप पहले टेस्ट कराइए, कहता है ना, ब्लड टेस्ट कराइए, यूरिन टेस्ट कराइए। तो जब टेस्ट करने के लिए जाता है, सैंपल लेता है, आप जब वहां जाएंगे टेस्ट सेंटर में तो सैंपल लेता है ब्लड का, ब्लड सैंपल लेके टेस्ट करता है। तो यही चीज है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। कैसे फाइंड करेगा, कैसे पता करेंगे कि इस आदमी में क्या प्रॉब्लम है, इसके खून में से कैसे जांचेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से बुखार आ रहा है या फिर किस वजह से और परेशानी हो रही है। तो ये मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। दूसरा उसके बाद क्या होता है, रेडियोलॉजी। फिर आगे क्या होगा, डॉक्टर कभी कभी क्या होता है कि अगर ब्लड भी देता है, साथ में कहता है कि अगर कोई और प्रॉब्लम है तो एक्सरे भी करा लीजिए। एक्सरे भी कहता है ना कराने के लिए। आप लोग तो जाते होंगे, अगर आप लोग नहीं गए होंगे, ऐसे तो कोई बीमार ना पड़े, लेकिन अगर कभी गार्जियन के साथ, मम्मी पापा किसी के साथ भी जाते होंगे तो देखते होंगे एक्सरे कराता है। तो एक्सरे का जो ये होता है वो रेडियोलॉजी जो है रेडिएशन से बना है। रेडिएशन किसको कहते हैं आप लोग तो जानते होंगे, जो अपर क्लास में पढ़ रहे हैं, 5th से ऊपर 6th 7th 8th। रेडिएशन किसको कहते हैं, किरण को कहते हैं ना, रोशनी को रेडिएशन कहते हैं। तो रेडिएशन के थ्रू पता करते हैं कि हमारे बॉडी में क्या खराबी है, एक्सरे के थ्रू।
उससे पता चलता है कि हमारे सीने में, हमारे पाँव में, हमारे इसमें, या फिर कभी कहीं पता किसी का हड्डी टूट गया हो, उससे भी पता करते हैं। तो ये सब काम जो पता करते हैं हड्डी टूटने का या और भी कोई प्रॉब्लम का बॉडी में, तो वो क्या करता है, इमेज एक बनाता है, इमेज फिल्म, उसमें पता चलता है क्या प्रॉब्लम है। तो वो काम होता है क्या, एक्सरे टेक्नीशियन से। तो एक और कोर्स है जो डिप्लोमा लेवल का होता है, 2 साल का, एक्सरे टेक्नीशियन, जो रेडियोलॉजी जिसको कहते हैं। इसमें सिर्फ एक्सरे ही नहीं होता, इसके आगे और भी होता है। जैसे अगर मान लीजिए अल्ट्रासोनोलॉजी होता है, उसके ऊपर सीटी स्कैन होता है, एमआरआई होता है, बहुत सारा है। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ना चाहेंगे, कोई भी रास्ता बंद नहीं है पढ़ने के लिए। चूंकि आप लोग बच्चियों की तादाद ज्यादा है, इसलिए बच्चियों से रिलेटेड कोर्सेस के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं, ठीक है। अब आइए उसके बाद देखते होंगे, जब आप किसी बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं, तो वहां देखते हैं, अपने यहां तो थोड़ा कम है, लेकिन बड़े बड़े सिटी में अगर आप जाएंगे, जैसे मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, कर्नाटका के जैसे बैंगलोर, ये सब में अगर जाएंगे तो देखेंगे ज्यादातर जो नर्सेस होती हैं वो क्या होती हैं, लड़कियां होती हैं। तो उसके लिए भी कोर्सेस बना हुआ है। जैसे अगर आप 12 पास करते हैं बायोलॉजी से, तो उसके बाद नर्सिंग कोर्सेस में आप जा सकते हैं। कहीं कहीं आर्ट्स वाले भी नर्सिंग कोर्सेस में, जैसे एएनएम और जीएनएम में जाते हैं। तो पहले तो 12 पास करना ही होगा। उसके बाद क्या होता है, सबसे छोटा कोर्स जो होता है नर्सिंग का, वो होता है एएनएम। एएनएम का कोर्स आप लोग सुने होंगे। वो क्या होता है, उसका फुल फॉर्म है ऑक्सिलियरी नर्सिंग मिडवाइफरी, ठीक है। ये 2 साल का कोर्स होता है एएनएम का। इसको भी करने के लिए क्या है, पहले आप 12 अच्छे से पास करेंगे। पास करने के बाद अच्छा मार्क्स आपका रहेगा, फिर आप एंट्रेंस देंगे, तो सरकारी यूनिवर्सिटी, सरकारी कॉलेज से आपका होगा। तो यहां भी पैसा नहीं लगेगा, आसानी से काम होगा। मतलब हमारे कहने का मकसद सिर्फ ये है कि अगर आपकी तैयारी अच्छी होगी किसी भी सब्जेक्ट की, तो पैसा कहीं पर भी रुकावट पैदा नहीं करेगा आपको पढ़ने में। तो आप एएनएम कर सकते हैं, सबसे छोटा कोर्स 2 साल का। उससे ऊपर अगर चाहते हैं करना 12 लेवल पे, तो जीएनएम कर सकते हैं। जीएनएम कर सकते हैं, वो आपको 3 साल का कोर्स होता है, समझे। वो जीएनएम 3 साल का कोर्स होता है, जिसको क्या कहते हैं, जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी। तो उसमें आप जाइए। जब एएनएम अगर आप कर, जैसे मान लीजिए आप छोटा ही कोर्स करते हैं, एएनएम करते हैं, एएनएम के बाद क्या है, गवर्नमेंट की वैकेंसीज आती है, उस वैकेंसीज को आप भरेंगे, फॉर्म भरेंगे। और जब लगातार बार बार मैं कह रहा हूं कि शुरू से आप अगर तैयारी अच्छी करेंगे, तो फिर आपका सिलेक्शन भी होगा। और सिलेक्शन होने के बाद क्या है, किसी गवर्नमेंट जैसे हॉस्पिटल, डीएमसीएच है, पीएमसीएच है, इस तरह का सदर हॉस्पिटल है, कहीं भी आप लग सकते हैं और अच्छा आपका लाइफ बन जाएगा और आप कामयाब समझे जाएंगे, कामयाबी आपको मिलेगी। वैसे ही अगर जीएनएम भी करते हैं 3 साल का 12 के बाद, तो उससे भी आपका सिलेक्शन होगा। उसके ऊपर अगर जाना चाहते हैं कि और हमको पढ़ना है, रिसर्च टाइप का कुछ करना है, तो आप बीएससी भी कर सकते हैं। बीएससी के बाद एमएससी नर्सिंग होता है, एमएससी के बाद पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग होता है, बहुत सारा है। तो कहीं भी आपको ऑप्शन की कमी नहीं है। आपको अपनी पढ़ाई को रेगुलर, अगर आप चाहते हैं कि पढ़ करके हम कामयाबी हासिल करें और पढ़ाई के फील्ड में ही रहे, और इससे हम काम, चूंकि अपने यहाँ का जो एनवायरमेंट बना दिया गया है अपने देश का, वो यही है कि बिना पढ़े हुए कुछ आपको मिलना नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर पढ़ रहे हैं, पढ़ने के साथ स्किल, जैसे चाइना वगैरह में क्या है कि आप का कोई ये नहीं है कि आप पढ़ के बहुत बड़ा ये बन जाइए, कुछ नॉलेज ले लीजिए, फिर इंटरेस्ट दीजिए तभी आपको काम, ऐसा नहीं। वो सब पढ़ाने के साथ साथ स्किल भी सिखाते हैं ताकि आप अच्छे से कामयाब हो जाए। उसके अलावा अभी तो सबसे अच्छा जो हमें समझ में आ रहा है जॉब है बच्चियों के लिए। अगर आप चाहें तो कामयाबी हासिल करने के लिए, अच्छे से कामयाब होना चाहते हैं, तो सबसे अच्छा है कि आप ब्यूरोक्रेसी में भी आप जा सकते हैं। ब्यूरोक्रेसी बहुत अहम चीज है जिसमें हम लोगों को जाना चाहिए। फिर वही है कि सर भी बता रहे थे पहले भी कि जब पढ़ेंगे तो अपने हालात को देखते हुए आपको पैशेंस भी रखना होगा। ये नहीं है कि पढ़ रहे हैं और हिम्मत हार गए। कम हिम्मती के साथ अगर पढ़ेंगे,
या गार्जियन का सपोर्ट अगर नहीं भी मिलता है तो उनको समझाएंगे कि हम ऐसी तैयारी में लगे हैं जिसमें हमको टाइम लगेगा और आपको वक्त देना ही पड़ेगा। तो अगर हम ब्यूरोक्रेसी की तरफ जाते हैं, जैसे आप देखे होंगे अभी नए नए, अभी चूंकि बिहार में 10 साल से वैकेंसीज आ नहीं रही थी। वैकेंसी समझते हैं आप लोग, मतलब रोजगार का जो अवसर है वो आ नहीं रहा था 10 साल से, लेकिन इस बीच में सारे फील्ड में, टीचिंग में हो, ब्यूरोक्रेसी में हो, सब में वैकेंसीज आई है। तो आप सुनते होंगे कि कोई बच्ची ऐसी है जो, जैसे आप लोगों का ब्लॉक बहेरी है या मान लीजिए हायाघाट है, सुनते होंगे कि वहां वीडियो बन गई, वीडियो सुने होंगे। अभी तो 2-3 बच्ची बनी भी है अपने दरभंगा में और ज्वाइन भी की है, कि जैसे केवटी में है और भी कई जगह है, एसडीएम बन गई। तो उसके लिए भी क्या है कि आपको प्रॉपर तैयारी करनी पड़ेगी, 10th लेवल से ही ध्यान देना पड़ेगा कि हमको करना क्या है, और उसका भी रास्ता है और वो बहुत अच्छा जॉब है अगर आप चाहेंगे करना, क्योंकि वहां कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑफिसर लेवल का जॉब है और अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो उसको अगर हम चाहेंगे कि हमको वीडियो बनना है, एसडीएम बनना है, अब तो देख रहे हैं ऐसा है कि पुलिस डिपार्टमेंट में भी बच्चियां जा रही हैं, खास करके गैर मुस्लिम तो जा ही रही हैं, एक आधा कभी मुस्लिम लड़कियां भी जा रही हैं, तो उसमें भी जाती हैं। लेकिन अगर हम एसडीएम के लिए तैयारी करें, वीडियो के लिए तैयारी करें, उसके बाद आप एग्रीकल्चर अफसर के लिए तैयारी करें, तो सबके लिए एक रास्ता है। उसमें करना क्या होगा आपको, पहले तो 10th तो आपको पास करना ही है। 10th पास करने के बाद आप 12th करेंगे, पढ़ाई को अच्छे से मेंटेन करेंगे, उसके बाद ग्रेजुएशन करेंगे। अब एक बात बताइए, दूसरी तरफ जाने के लिए कहीं भी अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो कोई प्रोफेशनल कोर्स करने के लिए कहता है कि आप प्रोफेशनल कोर्स करिए, इंजीनियरिंग करना है तो इंजीनियरिंग कीजिए, इंजीनियरिंग में जाना है तो नर्सिंग में जाना है, नर्स बनना है तो नर्सिंग का कोर्स कीजिए, फिर कंपटीशन दीजिए, एग्जाम दीजिए। लेकिन अब बताइए, पूरे ब्लॉक में या पूरे जिला को जो संभालेगा उसके लिए आपको कोई कोर्स नहीं करना है। सिंपल ग्रेजुएशन भी अगर आप कर लेते हैं तो आप वीडियो है, एसडीएम है, सीओ है, या फिर मान लीजिए डीएम है, यहां तक कि यूपीएससी करके अगर आप डीएम भी बनना चाहें तो आप सिंपल प्लेन ग्रेजुएशन अगर आर्ट्स से भी अगर आप करते हैं तो आप जा सकते हैं। तो हम लोगों को अभी ये भी ध्यान देना चाहिए कि हमें ब्यूरोक्रेसी की तरफ एक और नया आया है जो हम लोगों को है, क्या बहुत पहले से है, लेकिन बेदारी नहीं होने की वजह से हम लोग इसमें नहीं जा रहे थे। जुडिशियरी में जो जजेस बन रहे हैं, अभी देख रहे हैं कि हमारे मुआशरे में बच्चे और बच्चियां दोनों जुडिशियरी की तरफ भी जा रहे हैं, जज बनने की तरफ। तो उसके लिए भी एंट्रेंस एग्जाम होता है, क्लैट एग्जाम, उसके थ्रू हम जाते हैं। फिर उसमें भी वही है, आपको पहले 10th करना है, फिर 12th करना है, फिर ग्रेजुएशन करना है, LLB करना है, और उसके बाद क्लैट का एग्जाम देकर के आप जुडिशियरी में भी जा सकते हैं, जज भी बन सकते हैं। तो हम लोगों का जो यहाँ बैठने का मकसद यही था कि आप लोगों को बताना कि अगर हम कामयाब होना चाहें दुनियावी एतबार से, खास करके अगर जॉब करना चाहें, कहीं पे मुलाजमत करना चाहें, तो कहीं रास्ता बंद नहीं है। खास करके अगर बच्चियां भी चाहें तो अच्छा से अच्छा जॉब है जहां आपको कहीं कोई परेशानी भी नहीं होगी। बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि अगर हम बाहर जाएंगे, बाहर निकलेंगे तो दुश्वारी होगी, परेशानी होगी। ऐसी भी बात नहीं, ऐसा जॉब है जहां पे आपको कहीं कोई परेशानी नहीं है, अच्छे से आप जा सकते हैं, अच्छे से आप आ सकते हैं और सब कुछ मेंटेन कर सकते हैं। हाँ, बशर्ते यह है कि हमको अपना मिजाज ठीक रखना पड़ेगा। अगर अपना मिजाज ठीक नहीं रखेंगे तो किसी भी घर पे बैठ के भी अगर रहेंगे तो परेशानी आएगी। तो ऐसा जॉब है जो हर तरह से सेफ है। खास करके अपने यहां तो कहा ही जाता है कि बच्चियों के सेफ्टी के लिए काम होना चाहिए, तो सेफ्टी के लिए हम ऐसा कोर्स क्यों ना करें जहां हमें कहीं भी सेफ हो, कोई बोल नहीं पाए। अब बताइए, अगर हम इस ब्लॉक, जैसे मान लीजिए हायाघाट के हैं या दरभंगा के हैं या किसी भी ब्लॉक के, अगर हम वीडियो अगर बनते हैं, एक बच्ची है, अगर हम वीडियो बनते हैं तो किसी की हिम्मत होगी कि हमें जाकर के हमारे चैम्बर में या हमारे ऑफिस में कुछ बोल सके? अगर हम जज बन जाते हैं तो कोई किसी की हिम्मत होगी कि हमें कुछ बोल सके? तो
अगर हम अपना मकसद ये बना ले कि हमें किसी हाल में भी कामयाब होना है और कामयाबी हासिल करनी है, मुलाजमत की तरफ भी जाना है, तो हम कहीं से भी पीछे नहीं रह सकते हैं। अब का जो जमाना है हमें कोई रोक नहीं सकता है। तो हमारा यही मकसद था। हजरत का भी यही कहना है कि दीनी तालीम तो हजरत दे ही रहे हैं, साथ साथ दुनियावी तालीम। अब एक और चीज बताना यह चाहेंगे कि जैसे जो छूट गया था बीच में, कि अगर हम पढ़े रहेंगे तो वहां पे कहां कहां हमें कोई दुश्वारी नहीं होगी, ये भी आप समझिए। पढ़ने का मतलब ये है कि अगर जॉब भी ले तो एक ठीक है, कामयाब हो गए, लेकिन जॉब के अलावा अगर नहीं मिले, हम पढ़े लिखे रहेंगे, अगर हमारी बच्चियां पढ़ी लिखी रहेंगी, तो अगर हमें दुनिया के किसी भी ऑफिस में जाना हो, किसी काम के लिए जाना हो, कहीं जाना हो, किसी तरह का फॉर्म फिलअप करना हो, किसी तरह की जानकारी हासिल करो, यहां तक कि मोबाइल भी अगर चलाते हैं, अभी देख रहे हैं कितना ठग लेता है उल्टा पुल्टा कह के कि आपको ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, लालच दे करके। तो अगर हम पढ़े लिखे रहेंगे, जो चीज हमको पता रहेगा, तो कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर हम बैंक में जाएंगे तो वहां अच्छा फॉर्म भरने के लिए हमको किसी को खोजना नहीं पड़ेगा। अगर हम आप अगर बच्चियां हैं, आपके बच्चे अगर कोई है कहीं एडमिशन के लिए जाएंगे, अगर वहां इंटरव्यू की बात होगी कि माँ बाप दोनों का इंटरव्यू लेंगे कि आप पढ़े लिखे हैं कि नहीं, फिर भी आप वहां पे फेस कर सकते हैं, बता सकते हैं कि नहीं हम पढ़े लिखे हैं। इसी तरह किसी भी डिपार्टमेंट में अगर आप जाते हैं, पासपोर्ट बनाना हो, वहां कहीं भी फॉर्म भरने की बात हो, या किसी भी तरह की, जैसे राशन कार्ड बनाना, हर तरह का गवर्नमेंट का कोई भी स्कीम है उसको भी हमको करना है, तो अगर हम पढ़ नहीं तो क्या होगा कि किसी को खोज के लाओ गांव से, कौन फला आदमी है जिसको जो पढ़ा लिखा है उसको लेकर के आइए, फिर फॉर्म भरेंगे, फिर जाएंगे, ऐसा तो नौबत नहीं आएगा ना। और जब आप एजुकेट हो जाएंगे, अगर आप पढ़ लेंगे, तो आपका मुस्तकबिल, आने वाला जो फ्यूचर है, फ्यूचर मीन्स मेरा कहने का मतलब यह है कि आपके जो बच्चे आगे बढ़ेंगे वो आपसे आगे तो जरूर हो जाएंगे। तो कोई ये नहीं कहेगा कि हमारा इलाका, जैसा हजरत जिक्र कर रहे थे कि अपना इलाका कैसा है, इस इलाका को कैसे लोग जानते हैं, तो अगर इस तरह का हमारा मामला रहेगा, पढ़ेंगे अच्छे से और सारा चीज मेंटेन करेंगे, तो हमें इस तरह के पिछड़ेपन के अल्फाज से कोई नहीं बोल सकता है कि हम पिछड़े एरिया से आते हैं, हमारे यहाँ तालीम की कमी है। तो इस सब मकसद को देखते हुए अभी से आप लोग एक डिसीजन लीजिए कि हम अभी जिस क्लास में पढ़ रहे हैं, उस क्लास में जो भी सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है उसको हम, या पढ़ने के लिए दिया गया है स्कूल लेवल में, उसको हम अच्छे से पढ़ेंगे और एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे, ताकि हमें आगे चल के कहीं कोई परेशानी नहीं हो और हमेशा हम कामयाबी हासिल करते रहे। ठीक है। और बाकी इसके अलावा अगर कोई जानकारी और भी कोई दुश्वारी होती है तो हजरत से आप बात करेंगे, उनको अपनी बात बताएंगे, तो उसका भी हल बताया जाएगा।